हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम सीटेट का पेपर जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उनमें हिंदी का पेपर 2 के लिए यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए 15 मार्क्स में आपका गद्यांश और पद्यांश आपसे पूछा जाता है, जो आपका काव्यांश होता है, और 15 मार्क्स में आपकी पेडागोजी आती है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो आपका गद्यांश का क्वेश्चन है। देखिए आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, फर्स्ट आपको क्वेश्चन देखना है किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर पैसेज में से उसको सर्च करना है। तो देखिए फर्स्ट है आपका कोलाहल का कारण नहीं है। देखिए जो कोलाहल है, कोलाहल का कारण क्या नहीं है? लोग नहीं है, ध्वनि यंत्र नहीं है, वाहन नहीं है, फिर पशु पक्षी नहीं है। तो देखिए पैसेज देखते हैं। लोगों का शोर, ध्वनि यंत्रों का शोर, वाहनों का शोर, उद्योगशालाओं का शोर, इन सब ने वातावरण को शोर शराबे से युक्त कर दिया गया है। तो देखिए किन्होंने, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में क्या क्या दिए हुए हैं आपको? लोग दिए हुए हैं, ध्वनि यंत्र दिए हुए हैं, वाहन दिए हुए हैं, या फिर पशु पक्षी दिए हुए हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा है जो आपका विकल्प में नहीं है? तो वो है आपके पशु पक्षी। देखिए वाहन भी दिए हुए हैं, ध्वनि यंत्र भी दिए हुए हैं, लोग भी दिए गए हैं। कौन सा कारण नहीं है? तो वो है आपके पशु पक्षी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने का उपाय है। देखिए वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने का उपाय यहाँ पर क्या है? तो देखते हैं देखिए वायु प्रदूषण के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यदि कल कारखानों में, उद्योगशालाओं में, गैस निकासी चिमनियों में ऐसे प्रबंध किए जाएं कि केवल वायु ही बाहर जा सके, अन्य कण और विषैली गैसें बीच में ही शोषित हो सकें, तो प्रदूषण रुक सकता है। देखिए तो वायु प्रदूषण से छुटकारा कैसे हो सकता है? जो कल कारखाने हैं उनको बंद कर दिया जाए, गैस निकासी चिमनी बंद कर दी जाए, चिमनी में ही वायु अवशोषित कर दी जाए, या फिर चिमनी में ही गैसें अवशोषित हो जाएं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है यहाँ पर जो सही है? तो देखिए चिमनी में ही गैसों को क्या कर दिया जाए? अवशोषित कर दिया जाए। देखिए विषैली गैस बीच में ही शोषित हो सकें, जिससे प्रदूषण क्या हो? रुक सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों से निकलने वाले धुएं का प्रभाव। देखिए वाहनों से जो धुएं निकलते हैं, वाहनों से धुआं निकास यंत्रों को भी इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि उनसे अनावश्यक कार्बन बीच में ही रोका जा सके। तो देखिए सबके लिए हानिकारक होता है, केवल मनुष्य को प्रभावित करता है, केवल पेड़ पौधों को प्रभावित करता है, सबके लिए हानिकारक नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है? तो देखिए जो वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है, देखिए जो वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है वो क्या होता है? वो सबके लिए ही हानिकारक होता है। क्या होता है? वो सबके लिए ही हानिकारक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है गद्यांश के आधार पर जल प्रदूषण से मुक्ति का उपाय। तो देखिए जल प्रदूषण से मुक्ति का उपाय यहाँ पर क्या है? संशोधन, पुनः संशोधन, एकत्रीकरण, या फिर जल शोधन। तो देखिए देखते हैं। देखिए कल कारखानों से निकलने वाले अपद्रव्यों को नदी में ना मिलाया जाए, बल्कि उनका पुनः शोधन करके अपद्रव्यों में मुक्त करके ही जल को भूभाग से डाला जाए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही होगा? तो वो है आपका पुनः शोधन। पुनः शोधन करके क्या कर सकते हैं? हम अपद्रव्यों से उसको मुक्त करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है चिमनी इतनी ऊँची हो कि धुआं वहाँ तक पहुँच ना सके, धुआं अवशोषित हो जाए, धुआं नीचे न आ सके, धुआं अपना असर खो दे। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा आपका? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चिमनी। देखिए चिमनी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए गैस निकासी चिमनियों में ऐसे प्रबंध किए जाएं कि केवल वायु ही बाहर जा सके, अन्य कण विषैले गैस बीच में ही शोषित हो सकें, जो प्रदूषण रुक, जिससे क्या हो सकता है? प्रदूषण रुक सकता है। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है कि धुआं नीचे, जिससे जो धुआं है वो क्या करे? वो नीचे ना आ सके। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका सही होगा कि चिमनी इतनी ऊंची हो कि जो धुआं है वो नीचे ना आ सके। ठीक है, धुआं जो है वो नीचे ना आ जाए। तो देखिए चिमनियाँ इतनी ऊंची हों कि जो धुआं है वो नीचे ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, गद्यांश में देखिए इसका आंसर है चिमनियाँ इतनी ऊँची हों कि जो धुआं है वो नीचे ना आ सके। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है गद्यांश की मुख्य चिंता क्या है? तो देखिए गद्यांश की मुख्य चिंता यहाँ पर क्या है? तो जो देखिए गद्यांश की मुख्य चिंता है वो है प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है व्यवस्थित का विग्रह कीजिए। देखिए व्यवस्थित है, व्यवस्थित का विग्रह यहाँ पर आपको करना है। व्यवस्थित का कौन सा विग्रह जो है वो आपका सही होगा? तो देखिए यहाँ पर जो व्यवस्थित का विग्रह है वो है आपका व्यवस्था प्लस इत। क्या है आपका? व्यवस्था प्लस इत। क्या हो जाएगा आपका? व्यवस्था, और इसमें से क्या निकलेगा आपका? तो वो निकलेगा आपका छोटा ई और
तय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो विग्रह होगा इसका सही क्या है, तो वह व्यवस्था। आपका फर्स्ट जो शब्द है वो क्या होना चाहिए, आपका बिल्कुल प्योर होना चाहिए, प्लस इत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये व्यवस्थित। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा है जो विशेषण विशेष्य का उदाहरण यहाँ पर नहीं है। अनावश्यक कार्बन, मारक रोग, विषैली गैसें या फिर शोर शराबा। तो देखिए अनावश्यक कार्बन, मारक रोग, विषैली गैसें ये तो आपके क्या है, विशेषण विशेष्य हैं, लेकिन जो शोर शराबा है वो आपका विशेषण विशेष्य नहीं होता। देखिए विशेषण क्या होता है, जब विशेषण क्या होता है, जो किसी चीज़ की क्या बताता है, विशेषता बताता है, और जो विशेष्य होता है वो क्या होता है, ऐसे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या ऐसे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, वो विशेष्य होते हैं। और विशेषण क्या होते हैं, जो किसी शब्द की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्बन अनावश्यक है, रोग मारक है, गैसें विषैली हैं, लेकिन जो शोर शराबा है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो नहीं होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है चिंतित में प्रत्यय है। देखिए जो चिंतित है, चिंतित में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर है, तो देखिए चिंतित में जो प्रत्यय यूज हुआ है वो है आपका इत। क्या है आपका, इत, छोटा ई और तय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है आपका काव्यांश स्टार्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर मीनिंग निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, मीनिंग के बिना भी आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो निरर्थक दिन बिता रहे हैं उन्हें बताया गया है। देखिए जो निरर्थक दिन बिता रहे हैं, देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको काव्यांश पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो निरर्थक दिन बिता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो। तो देखिए निरर्थक दिन कैसे बिताए जा रहे हैं, मृतक के समान। कैसे बिताए जा रहे हैं, मृतक के समान। मृतक सम मतलब मृतक समान रहकर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 मृतक समान। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए कविता का प्रेरणा स्वर क्या है। तो देखिए कविता का प्रेरणा स्वर क्या है, देखिए यहाँ पर देखते हैं। हे भाइयों सोए बहुत, अब तो उठो जागो अहो, देखा जरा अपनी दिशा आलस्य को त्यागो अहो, कुछ पार है क्या समय के संकट, उलट फेर न हो चुके, अब भी सजग होंगे न क्या, सर्व स्वयं तो ही खो चुके, संसार की समर स्थलों में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, बर बीन बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। देखिए यहाँ पर क्या बोलने की वो कर रहे हैं कि वीर बनकर आप क्या है, अपनी बाधाओं को हरो। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रेरणा स्वर है इस कविता का, तो देखिए इस कविता का जो प्रेरणा स्वर है वो क्या है, तो वो है आपका कर्मशील और सजगता। क्या है आपका, कर्मशीलता और सजगता। ठीक है, युद्धरत रहना, आलसी, ये इसमें इसके पॉइंट्स नहीं है। कौन सा है, कर्मशील रहकर सजगता से अपना जीवन गुजारो। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि यहाँ का प्रेरणा स्वर इसमें क्या है कि कर्मशीलता पर रहकर अपने विघ्न बाधाओं को हरो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए कवि ने मनुष्य के किस महत्वपूर्ण गुण की ओर संकेत किया है। देखिए जो कवि है, कवि ने मनुष्य के किस गुण की ओर संकेत किया है, वीरतापूर्वक कठिनाइयों का सामना करना, अपने इष्ट के चरणों में सर्वस्व देना, सोना छोड़कर युद्धरत रहना, या फिर दुश्मनों के प्रति धैर्य से व्यवहार करना। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, तो वो है वीरतापूर्वक होकर कठिनाइयों का सामना करना। देखिए वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वीरता पूर्वक जो है वो कठिनाइयों का सामना करो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है उठो जागो प्रतीक है। देखिए उठो और जागो जो प्रतीक है वो किसका है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए आपका, उठो और जागो अहो, स्वतंत्रता के लिए उलटफेर करना, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, सोकर जल्दी बिस्तर छोड़ देना, या फिर सर्वस्व खोना और धैर्य धारण करना। तो देखिए किस चीज़ का संकेत है यहाँ पर ये, तो ये है आपका स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना। क्या है आपका, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना, क्योंकि ये जो पंक्ति लिखी गई है स्वतंत्रता के ऊपर ही लिखी गई है कि ये आपका सोने का टाइम नहीं है जो आप सजग होकर सो रहे हो, इससे क्या है कि आप स्वर्ग को खो दोगे। ठीक है, इसलिए वीर बनकर क्या करना है, आपको विघ्न बाधाओं को हरना है। तो वो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर उठो जागो किस चीज़ का प्रतीक है, तो वो है स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने का। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। संसार को क्या कहकर संबोधित किया गया है, तो देखिए संसार की समर स्थलों में धीरता धारण करो, युद्ध विजयी, धैर्यधारी, युद्ध क्षेत्र या फिर स्मारक स्थल। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो है आपका युद्ध क्षेत्र। संसार को किस चीज़ के रूप में
कहा गया है, तो वो है आपका युद्ध क्षेत्र। समर स्थली में धीरता धारण करो, मतलब क्या है यहाँ पर समर स्थली का युद्ध क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ से संबोधित किया है, तो वो है आपके युद्ध क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, कौन सा समूह से भिन्न है? आलस्य, आलसी, सजग और वीर। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर औरों से अलग है, तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका आलस्य। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दूसरों से भिन्न है। आलसी, सजग और वीर आपके क्या है यहाँ पर, तीनों सेम है, लेकिन जो समूह से भिन्न है वो है आपका आलस्य, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ से आपकी पैराग्राफ स्टार्ट हो रही है। निम्न में से किसके अधिकाधिक अवसर मिलने से विद्यार्थियों के भाषा और साक्षरता विकास को बल मिलेगा? देखिए किस चीज़ पर बल मिलेगा? बच्चे पर बोझ डालें बगैर सीमित संसाधनों से, सहज लेखन और वाचन के बहुविध तरीकों से, जिन विद्यार्थियों का विकास पहले से अच्छा है उनके लिए गतिविधियों का अनुकूलन करके, कक्षा में पठन कोना सृजित कर वहाँ पुस्तकें रखकर। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, सहज लेखन और वाचन के बहुविध तरीकों से। आप क्या कर सकते हैं, अधिकाधिक अवसर बच्चे को दे सकते हैं भाषा और साक्षरता का विकास करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, अंजना व्याकरण की कक्षा में के बारे में भ्रमित है कि वो कैसे पढ़ाया जाए, कि कैसे पढ़ाया जाए। आप उसे व्याकरण शिक्षण का कौन सा सर्वोत्तम तरीका सुझाने को कहेंगे? तो देखिए कौन सा तरीका उसको यहाँ पर बताएंगे। व्याकरण के नियम कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करना, स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना, यदि व्याकरण में कोई अपवाद है तो सबसे पहले उसकी व्याख्या करना, व्याकरण की भूमिका और महत्व का वर्णन करना। तो देखिए जब आप बच्चे के साथ विचार विमर्श करते हैं उसके दौरान आप व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भाषा अधिगम के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा है? देखिए भाषा अधिगम के लिए तो यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री का चयन किया जाना चाहिए, सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए, पाठ्यपुस्तकें अपने आप में पर्याप्त हैं इसलिए शिक्षार्थियों को और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, सामग्री बहुत ही सूचनाप्रद होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अधिगम के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा होगा, तो वो होगा सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अध्यापक विद्यार्थी की गलतियों का विश्लेषण करते हैं, गलतियों के प्रतिरूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं और उनका स्पष्टीकरण देते हैं। यह उनके किसके अंतर्गत आएगा? तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा, नियमित शिक्षण के द्वारा, फिर चुनौतीपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है, तो वो है आपका उपचारात्मक शिक्षण। क्या हो जाएगा आपका? रेमेडियल जो आपकी टीचिंग होती है वो होती है जिसमें क्या करते हैं, बच्चों की गलतियों को पहचानते हैं, उन्हें पुनः पढ़ाते हैं और उनका स्पष्टीकरण देते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के लिए मुक्त लेखन का क्या मुख्य लाभ क्या है? देखिए मुक्त लेखन का जो मुख्य लाभ है वो यहाँ पर क्या है, तो देखिए मुख्य बल सटीकता पर होना चाहिए और प्रभाव मुक्त होना चाहिए। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा शब्दों को लेने के लिए स्वच्छंद हो, शिक्षार्थी रचनात्मकता के लिए स्वच्छंद हो या फिर लिखने को स्वच्छंदता हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे जो अच्छा है वो कौन सा है, वो है आपका शिक्षार्थी रचनात्मकता के लिए स्वच्छंद हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। व्याकरण के कार्य कैसे होने चाहिए? देखिए व्याकरण के कार्य संदर्भ के अनुसार होने चाहिए, जीवन उन्मुखी होने चाहिए, नियमों पर केंद्रित होने चाहिए, स्मृति आधारित होने चाहिए। तो देखिए कैसे होने चाहिए, तो आपके कैसे होने चाहिए, संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, संदर्भ के अनुसार आपके होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है? देखिए भाषा अधिगम के बारे में कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है? सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम है, विषयों का अधिगम भाषा अधिगम में मदद नहीं करता है, विज्ञान और गणित सीखने के लिए भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, भाषा अधिगम विषय सामग्री और वृत्तांतों के आधार पर ही होना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, बच्चों में भाषिक निपुणता सर्वाधिक उपयुक्त किस प्रकार से विकसित की जा सकती है? तो देखिए भाषिक निपुणता जो है बच्चों के अंदर वो कैसे विकसित की जा सकती है? व्याकरणिक नियमों के ड्रिल और अभ्यास द्वारा। देखिए ड्रिल अभ्यास आपको नहीं कराना, नियमित रूप से श्रुतलेख द्वारा, कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर या फिर शब्द भंडार का संवर्धन करके। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की अध्यापिका ने
अपनी कक्षा के लिए कुछ कहानियों का चयन किया। कहानियों के चयन हेतु किस मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए? देखिए कौन से मानदंड है जिसका उपयोग यहाँ पर नहीं करना चाहिए? यह विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित होनी चाहिए, यह विद्यार्थियों के भाषा स्तर और भाषा विकास पर आधारित होनी चाहिए, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए, चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से होनी चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से नहीं होनी चाहिए। ये आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, कौन सा मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी अपनी पठन क्षमता का अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक चरण ऊंचे की अपठित पाठ्य सामग्री के जटिल विश्लेषण करके प्रदर्शित करती है। यह किससे मेल खाता है? तो देखिए बोधगम्य निवेश से, बोधगम्य उत्पाद से, मॉनिटर परिकल्पना से, या फिर स्वाभाविक क्रम से। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो वो है आपका बोधगम्य निवेश। क्या है होगा आपका? बोधगम्य निवेश। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। जब हम अपने विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर देते हैं तो यह अवसर क्या कहलाएंगे? भाषा एकीकरण, भाषा अर्जन, भाषा बोधगम्यता, या फिर भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा समूचे पाठ्यक्रम में कौन सा अवसर कहलाएगा? ये भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, भाषा के आकलन में निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए निदानात्मक परीक्षणों का जो प्रयोग है वो किस चीज़ के लिए यहाँ पर किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को कमियों का पता लगाना, विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए शिक्षार्थी की उपयुक्तता का आकलन करना, कैंपस प्लेसमेंट देने के लिए निपुणता की परीक्षा लेना, या फिर भाषा प्रयोग के लिए विद्यार्थियों की क्षमता की जाँच करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, उपचारात्मक शिक्षण की खोज बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। वह लेखन जिसमें इस बात का ध्यान दिया जाता है कि लेखन इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि दूसरे आसानी से पढ़ और समझ सकें, इसमें हस्तलेखन, वर्तनी, विराम चिन्ह और सामान्य लेआउट शामिल है, वह क्या कहलाएगा? संयोजन, प्रतिलेखन, मुक्त हस्तलेखन, या फिर लेखन के बारे में लिखना। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही होगा? तो वो है आपका प्रतिलेखन। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। साझा पठन के लिए अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? आप जिस पाठ्यक्रम सामग्री को स्वसर पढ़ा है, कुछ विद्यार्थियों को उसका अनुसरण करने के लिए कहना, स्वसर पाठन करना और विद्यार्थियों से अपने पीछे और सामूहिक रूप से दोहराने के लिए ना कहना, पाठ्य सामग्री पढ़ते समय विद्यार्थियों का अनुसरण करना, पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना, जैसे हाव भाव के साथ कैसे पढ़ाया जाए और अपरिचित शब्दों के साथ क्या किया जाए। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या करेंगे आप? पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करेंगे, हाव भाव के साथ कैसे पढ़ाया जाए ये बताएंगे, अपरिचित शब्दों के साथ क्या किया जाए ये भी आप उनको बताएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है, फिर उसकी परिभाषा बताती है, यह विधि क्या कहलाती है? तो देखिए जिसमें पहले आपको रूल्स बता दिए जाते हैं, जिसमें आपको पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, पहले एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके क्या उनके रूल्स बताए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब एग्जाम्पल आता है तो वो कौन सी आपकी होती है? जिसमें पहले उदाहरण फिर परिभाषा। तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका आगमनात्मक विधि। क्या होती है आपकी? आगमनात्मक विधि। उसको आप कैसे याद करोगे? देखिए जो निगनात्मक है इसका मतलब उसमें नियम पहले आ रहा है। निगनात्मक मतलब नियम पहले है, एग्जाम्पल उदाहरण बाद में है। ठीक है, नियम पहले है, सॉल्वर बाद में, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? निगनात्मक विधि हो जाएगी। लेकिन जिसमें एग्जाम्पल उदाहरण पहले आते हैं, रूल्स बाद में आते हैं, तो वो होती है आपकी आगमनात्मक विधि। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।